2019 तक हम लोग लगातार गेपरनाथ में स्टूडेंट्स को लेकर के गए, और जैसा कि लास्ट हमारी वेबिनार के अंदर भी मैंने रिप्रेजेंट किया था शेर को, तब भी मैंने कहा था कि हमारा जो टारगेट ग्रुप रहता है वो है शेर, जो वो है स्टूडेंट्स। तो हर साल अलग अलग कॉलेजेस के, स्कूल्स के, यूनिवर्सिटीज के कैंपस के स्टूडेंट्स हमारे साथ जाते हैं और हम उनको वल्चर हैबिटेट, वल्चर की हैबिट्स और थ्रेट्स और पॉसिबल जो सजेशंस और सॉल्यूशंस उन सबको रिप्रेजेंट करते हैं। यही नहीं, हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन से इन सब चीज़ों को कैसे कॉपर किया जा सकता है उस पर भी काम कर रहे हैं। तो बीइंग अ वॉलंटियर, मेरा आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि कैसे भी, ज़रूरी नहीं है कि हम एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर बने, ज़रूरी नहीं है कि हम किसी बड़े ओहदे पर पहुंचे, हम अपने जिस भी लेवल पर हैं उस लेवल पर खड़े होकर के हम किसी भी स्पीशीज़ के कंजर्वेशन के लिए काम कर सकते हैं। कैसे काम कर सकते हैं उन सब के बारे में बहुत सारी नॉलेज आगे आने वाले टाइम्स में आपको मिलती जाएगी, लेकिन आज जो अपना ये शॉर्ट सेशन है, ये सेशन सिर्फ आपका साइंटिफिक डिस्कशन का है। आप लोगों को एक क्वेश्चनएयर दिया गया था जिसमें 15 क्वेश्चंस थे। हम लोगों ने, हमारी टीम ने, हरिमोहन, योगेंद्र, धीरज, हम लोगों की टीम ने पूरी कोशिश करी कि उस क्वेश्चनएयर को हम थोड़ा सा टिपिकल बनाएं, ताकि अगर आप में से कोई, प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा, अगर आप में से कोई नेट का यूज करता है तो उसको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़े। ओके, तो इसलिए हमने थोड़ा सा उसको ट्रिकी और थोड़ा टिपिकल बनाने की कोशिश करी। अब हम जाते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो लेट मी स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था फर्स्ट वर्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर इन इंडिया। तो उसका आंसर हमारे पास है इंजौर, हरियाणा में। ओके, ये मैंने यहाँ पर कुछ फोटोग्राफ्स लगाए हैं, सारे नेट के फोटोग्राफ हैं ऑफ कोर्स, बिकॉज ऑफ मैंने खुद ने अब तक ये ब्रीडिंग सेंटर विजिट नहीं किया है, बट टू मेक यू अवेयर मैंने इन फोटोज का यूज किया। ओके, तो जो फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर है दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन पिंजौर, जिसको कि जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर बोला जाता है। ठीक है, इसका पुराना नाम जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर था। देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन जिसने इसको एस्टेब्लिश करने में हेल्प करी थी। ओके, सो दी वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर अर्लीली नोन एज वल्चर केयर सेंटर, जो अभी आपने वीसी बीसी लिखा है वो पहले वीसी था। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन सितंबर 2001 with the UK government's Darwin Initiative for the Survival of the Species Fund to investigate the dramatic decline of Indian Gipus species of vultures। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको ब्रीफ करूंगा कि इंडिया के अंदर देयर आर 23 स्पीशीज और राजस्थान में 9 स्पीशीज हैं। उनमें से 7 स्पीशीज आप अकेले कोटा के इस चंबल वैली के अंदर और थ्रू आउट द कोटा आप ऑब्जर्व कर सकते हो। जिन इन वल्चर्स को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है ओल्ड वल्चर, ओल्ड वर्ल्ड वल्चर, और दूसरे होते हैं न्यू वर्ल्ड वल्चर। तो जो ओल्ड वर्ल्ड वल्चर्स हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा खतरा है डिक्लाइन होने का। कैसे है वो अपने अगले क्वेश्चंस में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो the subsequent to the release of the South Asia Vulture Recovery Plan in 2004, the Vulture Care Center was updated to being the first vulture conservation breeding center। सबसे पहले पिंजौर है हरियाणा का, उसको सेलेक्ट किया गया, जिसके जिसके आसपास एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है बीर शिकारगाह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बीर शिकारगाह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जनरली कंफ्यूजन होता है कि बीर ऑल्सो इन महाराष्ट्र, ठीक है, लेकिन ये वो तो है बीर, BEER, एंड दिस वन इज BIR। तो बीर शिकारगाह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट इज इन हरियाणा, और वहां पर एक विलेज है उस सेंचुरी के पास में जिसका नाम है जोधपुर। ओके, तो जोधपुर विलेज जो कि हरियाणा की बीर शिकारगाह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर है में है, वहाँ का एक नेशनल हाईवे है 22 ऑफ वल्चर। ओके, सो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप सब ने, मैक्सिमम ऑफ यू ने इसको सही कर लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन भी आपका बहुत इजी था। इस सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि India's conservation efforts are focused on which of the following 3 species of vultures which are critically endangered according to the IUCN, the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources।
जैसा कि मैंने कहा कि देर आर 7 स्पीशीज आर फाउंड इन राजस्थान, सॉरी कोटा, 9 स्पीशीज आर इन राजस्थान एंड 23 स्पीशीज इन इंडिया। उसमें से 3 स्पीशीज, और ये तीनों स्पीशीज जो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करी थी, ओल्ड वर्ल्ड वल्चर्स की हैं, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इन्हीं के डिक्लाइन होने की है। सो दीज आर कंसीडर्ड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। कौन कौन सी 3 स्पीशीज हैं? हमारे 4 ऑप्शंस कौन से थे? व्हाइट बैक्ड वल्चर, सिलेंडर बिल्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर एंड हिमालयन ग्रिफन और सिनेरियस वल्चर। सो दीज वाज आर 5 ऑप्शंस, जिसमें से फर्स्ट 3 हमारे आंसर्स हैं। इनको मैंने यहाँ फोटोग्राफ के थ्रू भी रिप्रेजेंट किया है। जो सबसे टॉप मोस्ट है लेफ्ट हैंड साइड में, वो है व्हाइट बैक्ड वल्चर। इफ यू वांट टू सी दिस वल्चर देन यू हैव टू गो इन भैसरोडगढ़ सेंचुरी रावत भाटा। ओके, अगर मैं मेरे खुद के फील्ड एक्सपीरियंस की बात करूं तो आज से लगभग 10 साल पहले इन वल्चर्स को मैंने कोटा के एरिया के अंदर देखा था, लेकिन देखते ही देखते ये वल्चर यहाँ से खत्म हो गए। इवन आई हैव एन फोटोग्राफ of these vulture which are making nest in the Kota, in the administrative boundary of Kota। लेकिन आज अगर आप इन वल्चर्स को देखना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक ही मुफीद जगह मिलेगी, वो है, मैं सिर्फ हाड़ौती रीजन की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट कवरिंग ऑल ऑफ द इंडिया एंड राजस्थान ऑल्सो। ओके ओके, तो अगर आप हाड़ौती रीजन में इसको देखना चाहते हैं तो यू हैव टू गो इन द भैंसरोडगढ़ सेंचुरी रावत भाटा, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट। देन बीच वाला जो फोटोग्राफ है दैट इज द सिलेंडर बिल्ड वल्चर, वन ऑफ द मोस्ट critically endangered species, I can say rare species, because of in the wild area there are only near about 200 breeding pairs of this vulture are remaining। सिर्फ 400 वल्चर्स ये बचे हैं। आज हम टाइगर कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, अरबों खरबों रुपए टाइगर कंजर्वेशन के ऊपर लगा रहे हैं, और रिजल्ट हमारे सामने ये है कि 1980s के बाद में 2020 तक हमने टाइगर की पॉपुलेशन में सिर्फ कुछ हंड्रेड्स का इंक्रीज किया है। लेकिन जो सिलेंडर बिल्ड वल्चर है, इनके सिर्फ 400 पेयर्स, 400 इंडिविजुअल्स वाइल्ड के अंदर बचे हैं जो कि ब्रीडिंग कर सकते हैं। तो सी द सिचुएशन, ऑब्जर्व द सिचुएशन कि ये कितनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम के अंदर है एक्सटिंक्ट होने के। एंड द लास्ट फोटोग्राफ इन राइट हैंड साइड लोअर कॉर्नर दैट इज ऑफ द लॉन्ग बिल्ड वल्चर, जो कि लकीली और आई डोंट नो कब तक ये हमारा लक चलेगा, जो कि लकीली चंबल वैली ऑफ कोटा एरिया, उसके अंदर इनकी सबसे बड़ी कॉलोनी है साउथ ईस्ट एशिया की। ये हमारे लिए वाकई में बहुत गौरव की बात है कि लॉन्ग बिल्ड वल्चर की कॉलोनी साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी हमारे पास है। बट अनलकीली आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन वन थिंग कि इन द ईयर ऑफ 2000 इट वाज द लास्ट सेंसस ऑफ वल्चर फॉर होल राजस्थान। 2000 सन 2000 के बाद में राजस्थान में वल्चर्स का कोई गणना नहीं की गई है। इन द ईयर ऑफ 2000, हरी आई थिंक हरी को याद होगा, इन द ईयर ऑफ 2013 हम लोगों ने लास्ट सेंसस किया था, और हमारा एक रिसर्च पेपर भी है जिसमें वी हैड फाउंड ओनली फ्यू हंड्रेड्स, अराउंड 130 और 133 इंडिविजुअल्स ऑफ दीज स्पीशीज। सो हम ये देख सकते हैं कि कितनी कम क्वांटिटी के अंदर ये वल्चर्स बचे हैं। जब इनका ये हाल हमारे हेवन में, यानी कि अगर मैं चंबल वैली को वल्चर्स का हेवन कहूँ तो इट विल बी नॉट रॉन्ग, तो हमारे हेवन में अगर इनका ये हाल है तो हम सोच सकते हैं कि बाकी के एरियाज में इनकी क्या कंडीशन होगी। देन वी विल कम ऑन दी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन एफर्ट को लेकर के था, वल्चर सेफ जोन को। योर क्वेश्चन, व्हाट इज द ज्योग्राफिकल एरिया सजेस्टेड फॉर वल्चर सेफ जोन? इसमें चार्ज थे एटलीस्ट 50 किलोमीटर रेडियस, 100 किलोमीटर रेडियस, 150 एंड 200 किलोमीटर रेडियस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द वल्चर सेफ जोन। होता क्या है भाई वल्चर सेफ जोन? देखिए, वल्चर सेफ जोन एक्चुअली इज अ लार्ज एरिया विच इज क्लियर्ड ऑफ द डाइक्लोफिनेक। ओके, हम ये जानते हैं कि वल्चर के डिक्लाइन का सबसे बड़ा अगर कोई रीजन है तो वो माना जाता है डाइक्लोफिनेक। ओके, दैट इज अ पेन किलर which is used by the cattle harvesters or by the cattle husbanders to
सस्टेन द या टू रिमूव द पेन फ्रॉम द बॉडी ऑफ कैटल्स। तो उस डाइक्लोफिनेक को हटा करके, यानी डाइक्लोफिनेक फ्री जोन, जैसा कि आजकल अपन देखते हैं ना जगह जगह प्लास्टिक फ्री जोन होते हैं, उसी तरह से डाइक्लोफिनेक फ्री जोन भी बनाए जाते हैं। ओके, जहाँ और इन एरियाज की लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। Creation of the vulture safe zone is an approach to involve all the stockholders, including local communities, for the sustainability of the vulture conservation work. जो भी लोग एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े हुए हैं, चाहे से एक किसान हो सकता है, एक पशुपालक हो सकता है, एक वेटेनेरियन हो सकता है, एक डॉक्टर हो सकता है, एनीवन, उन सभी को अपन स्टॉक होल्डर्स में रखेंगे विच डील्स विद द कैटल्स। ओके, तो इस तरह के वल्चर सेफ जोन्स बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और बिलोंगिंग टू इंडिया, वी आर वेरी मच बैकवर्ड फ्रॉम दिस स्टेज। हमारा पड़ोसी कंट्री जो है नेपाल, उसने काफी पहले इस तरह का वल्चर सेफ जोन डेवलप कर लिया था, और उसकी एक सेंचुरी है नेपाल के अंदर। उस नेपाल सेंचुरी को उन्होंने वल्चर सेफ जोन घोषित किया हुआ है, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स सामने आ रहे हैं। हालांकि 2005 में भी इंडिया ने वल्चर सेफ जोन एटसेट्रा इस तरह की एक एरिया को डेवलप करने के ऊपर फोकस किया है। ठीक है, देन वल्चर सेफ जोन, तो ये मैंने यहाँ पर एक मेप लगाया है, ये नेपाल का मेप है, जिसमें जो ग्रीन पार्ट है वो ग्रीन पार्ट आपका ओवरऑल शो कर रहा है, सॉरी, जो ग्रीन पार्ट है वो ओवरऑल आपके शो कर रहा है वल्चर सेफ जोन को। और इसके अलावा जो ब्लैक डॉट्स हैं, ये ब्लैक वो हैं जो नॉन सेंचुरी के हैं, बट स्टिल दे आर वल्चर सेफ जोन। ये जरूरी नहीं है कि हम वल्चर सेफ जोन सिर्फ किसी अभ्यारण्य में या किसी राष्ट्रीय उद्यान में बनाएं, नेशनल पार्क और सेंचुरीज में। वी कैन डेवलप एनीवेयर। हम चाहें तो जैसे कोटा के अंदर आपके जो अनंतपुरा वाला एरिया है जहाँ पर वल्चर्स रेगुलरली फीडिंग करने के लिए आते हैं, वी कैन ड्रॉ एंड वी कैन यूज दैट एरिया एज अ वल्चर सेफ जोन। ओके, तो ये हमारे पास हुई थर्ड क्वेश्चन। देन फोर्थ क्वेश्चन, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The question was, which painkiller is suggested to treat livestock as a vulture safe alternative of diclofenac? तो कौन सी ऐसी दवाई है जिसको डाइक्लोफिनेक के ऑल्टरनेटिव के फॉर्म में यूज किया गया या यूज करने के लिए सजेस्ट किया जाता है? देखो, ये हमारे पास आंसर है इसका मेलेक्सिकैम। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा डाइक्लोफिनेक के बारे में डिस्कस करना है, बिकॉज ऑफ कई सारे स्टूडेंट्स हमारे से जुड़े हुए हैं। उनके इंफॉर्मेशन के लिए जस्ट मैं बताना चाहूँगा कि एक मेडिसिन का ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं अपन NSAID। NSAID, इसकी फुल फॉर्म होती है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जिसमें डाइक्लोफिनेक एक मेंबर है। तो साउथ एशिया के अंदर वल्चर्स की पॉपुलेशन के कोलैप्स होने का जो सबसे बड़ा रीजन है, ओके, साउथ एशिया में जो वल्चर्स की पॉपुलेशन के कोलैप्स होने का सबसे बड़ा रीजन है, वो यही डाइक्लोफिनेक माना जाता है। क्लियर? इसके साथ साथ जब ये देखा साइंटिस्ट ने कि हाँ भाई इस डाइक्लोफिनेक की वजह से वल्चर्स की पॉपुलेशन खत्म हो रही है, तो उनको एक अल्टरनेट ढूंढना था। अब पहले हम ये बात करते हैं कि डाइक्लोफिनेक की वजह से होता क्या है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ डाइक्लोफिनेक इज पोजेस ऑन द किडनी ऑफ द वल्चर, क्योंकि डाइक्लोफिनेक एक केमिकल है और वल्चर जो कैराकेसेस होते हैं, कैराकेस मतलब जो डेड बॉडी ऑफ कैटल्स होती है उस पर फीड करता है। तो उस केस में इसकी लगातार एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू जो ये डाइक्लोफिनेक कंपाउंड है, ये लगातार कलेक्ट होता जाता है। आप लोगों ने इकोलॉजी के अंदर एक टर्म पढ़ी है, बायोमैग्निफिकेशन। सो दिस इज द वंडरफुल एग्जांपल ऑफ बायोमैग्निफिकेशन, जिसमें कि डाइक्लोफिनेक किडनी को डैमेज करता है उसमें हाई अमाउंट में कलेक्ट होकर के। तो इसकी वजह से ना केवल किडनी डैमेज होती है, बल्कि सीरम यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन में भी इंक्रीज होता है। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है विसरल गॉट की, यानी कि पूरी की पूरी किडनी डैमेज हो जाती है और अल्टीमेटली जो
वल्चर है उसकी डेथ हो जाती है। सीधी सी बात है कि अगर इंसान की भी एक किडनी खराब हो जाती है तो उस केस में इंसान की डेथ होने के चांसेस हो जाते हैं। इसके साथ साथ लेड पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वल्चर्स के डिक्लाइन होने की। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए साइंटिस्ट ने मेलॉक्सिकैम एक ऑल्टरनेट दिया जो कि डाइक्लोफेनेक की जगह कैटल्स को दिया जाना चाहिए। और आप में से जिन लोगों के कैटल्स हैं और दे आर एनिमल हस्बेंडर्स, तो इट इज माय रिक्वेस्ट, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि अगर एनिमल्स को पेन होता है बॉडी में तो नेवर ट्राई टू यूज डाइक्लोफिनेक। क्योंकि आप एक तरफ तो ये सोचेंगे कि हमने डाइक्लोफिनेक का इंजेक्शन लगवा करके पुण्य कमा लिया कि हमारा एनिमल जो है दर्द से करा रहा था, बच गया, लेकिन उसका इफेक्ट यानी उसका पाप आपको कहीं ना कहीं वल्चर की डेथ के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो ये अपना पॉइंट था। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने पूछा था अ ग्रुप ऑफ वल्चर इज नॉन एज कैटल, फ्लॉक, हर्ड एंड कॉन्ग्रीगेट्स। देखिए साइंस में और स्पेशली वाइल्ड लाइफ साइंसेज में इतनी जबरदस्त टर्मिनोलॉजी चलती है जिसका जवाब नहीं है। तो जैसे कुछ वल्चर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली आपने सुना होगा या बहुत लोगों ने देखा भी होगा कि वल्चर जो है स्काई के अंदर सर्कलिंग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं होवरिंग करना। ओके, तो जो वल्चर्स हैं दैट सर्कल्स ओवरहेड क्यों करते हैं बिना विंग्स अपने फड़फड़ाए? वो एक्चुअल में थर्मल जो होती है, थर्मल का मतलब जो गर्म हवा होती है, दे यूज दैट थर्मल। ठीक है, दे यूज दैट थर्मल, जिसके थ्रू क्या होता है कि वो अपने आप की जो हैवी बॉडी है उस हैवी बॉडी को हवा में फ्लॉट करते रहते हैं। ओके, सो द वल्चर सर्कलिंग ओवरहेड राइडिंग ऑन द थर्मल्स एज दे सर्च फॉर द कैराकेसेस आर कॉल्ड एज कैटल। यानी वल्चर्स का ग्रुप जो कि स्काई में घूमता है, सर्कलिंग करता है, उस सर्कलिंग को या उसके उस ग्रुप को ही अपन क्या बोलते हैं, कैटल बोलते हैं। अब कुछ और टर्मिनोलॉजीज में आपको बताऊंगा। अगर यही ग्रुप ट्रीज के ऊपर बैठा हुआ है, ओके, तो उसको अपन बोलते हैं कमिटी। कैटल का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को कि वल्चर्स का जो ग्रुप जो स्काई के अंदर होवरिंग कर रहा है दैट इज नोन एज कैटल। लेकिन अगर वल्चर का ग्रुप ट्रीज के ऊपर बैठा है तो उसको अपन बोलेंगे कमिटी, या फिर उसको हम बोलेंगे वेन्यू, या फिर उसके लिए एक और टर्म काम में ली जाती है दैट इज वोल्ट। तो सोचिए एक ग्रुप ऑफ वल्चर अगर स्काई में है तो दैट इज नोन एज कैटल, अगर वो ट्रीज के ऊपर है तो दैट इज नोन एज कमिटी, वेन्यू और वोल्ट। ओके, देन व्हेन द वल्चर डिसेंड ऑन द ग्राउंड टू फीड अ कैराकेस। अब ये एक और नई टर्म आ रही है कि अगर वल्चर्स का ग्रुप जमीन पर उतर रहा है एक डेड बॉडी को खाने के लिए तो उसको बोलते हैं वैक, WAKE। ओके, so these are the regular terms which are used for the vultures, for the group of vultures actually. So this was our fifth question. ये मैंने इसमें फोटोग्राफ भी लगाया है जिसमें आप देख सकते हैं कि वल्चर्स का एक ग्रुप है दैट इज होवरिंग इन द स्काई। देन योर क्वेश्चन नंबर 6, जो आपका क्वेश्चन 6 था, दैट वाज एक्चुअली belongs to the very important part of vulture. The question was long belongs to the long billed vulture that is Gypus indicus, or which is also known as Indian vulture. तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो जिपस स्पीशीज जिपस ग्रुप है दैट इज द जेनरा ऑफ ओल्ड वर्ल्ड वल्चर्स। तो इसमें अपने को आप लोगों को तीन इसमें सेंटेंसेस दिए गए थे, उनमें से दो सेंटेंसेस करेक्ट थे। उन करेक्ट सेंटेंस को आपको आइडेंटिफाई करना था। सो द फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस वाज करेक्ट, which one is the IUCN Red Data Book has listed was endangered। यहाँ पर मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगा इन्हीं क्वेश्चन में, that is not endangered, that is critically endangered। okay, and the second one is the major reason behind the vulture population getting nearby wiped out was the drug, इसके बारे में भी अपन ने बात की। तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, दो ऐसे पॉइंट्स थे के लिए इस वल्चर को एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखने की सफिशिएंट थे। तो यहाँ पर तीन फोटोग्राफ्स अप्लाई की हैं
में लॉन्ग बिल्ड वल्चर को हम फ्लाइट में देख सकते हैं। सेकंड फोटोग्राफ ये चंबल वैली का लिया हुआ है या प्रोबेबली बांधवगढ़ का हो सकता है ये। इसमें रॉक क्लिफ्स में जो वल्चर है उसका पेयर बैठा हुआ है और साथ में उसका चिक है। जो थर्ड है इससे खतरनाक फोटोग्राफी due to the over consumption of diclofenac. Your related to P था उसमें pH culture stomach is nearly 2, nearly 1.5, nearly 1. ओके, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए थे pH के। इस क्वेश्चन में एक चीज रिफ्लेक्ट हो रही है कि किसी भी हाफ पर the pH of the stomach not exceed than 2. Okay, means highly acidic. जो वल्चर होते हैं कि स्टमक की pH हाईली एसिडिक होती है। ऑफ कोर्स एसिडिक तो हमारी भी है, लेकिन वल्चर्स के स्टमक की pH हाईली एसिडिक है। व्हाई? उसका रीजन ये है कि वल्चर्स क्या खाते हैं। वल्चर्स कैराकेस खाते हैं, डेड बॉडीज, सड़ा गला मांस एटसेट्रा। और हम ये जानते हैं कि कोई भी चीज अगर सड़ती है या खराब होती है तो उस केस में उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, और अगर ये बैक्टीरिया बॉडी में एंटर हो गए तो उस केस में कई सारी डिजीजेस हो सकती हैं। तो वल्चर की डेथ तो यूं ही हो जानी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसका रीजन है इनकी स्टमक की पीएच। कि वल्चर्स की जो स्टमक की पीएच है वो नियर अबाउट 0 होती है। अब यहाँ पर मैंने कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं। द स्टमक पीएच ऑफ वल्चर is slightly above 0, which is lower than the कार बैटरी एसिड। हमारे कार के अंदर जो बैटरीज में तेजाब डाला जाता है उससे भी कम होती है। तो हम सोच सकते हैं कितना जबरदस्त एसिड होगा ये। तो इस केस में अगर कोई सा भी बैक्टीरिया या कोई भी जर्म इसके एलिमेंट्री कैनाल में एंटर करता है तो उस केस में उसका खात्मा हो जाता है और वल्चर सेफ रह जाते हैं। यहाँ पर मैंने राइट हैंड साइड में एक फोटो लगाया है, दैट इज ऑफ द लेमर गियर। लेमर गियर इज अ बियर्ड वल्चर। बियर्ड मतलब जैसे आप देख सकते हो इसकी बीक के पास में ऐसा लग रहा है जैसे कि दाढ़ी मूंछ आ रहे हैं। ओके, तो ये बियर्ड वल्चर कहलाता है। दिस वल्चर जस्ट फीड ऑन द बोन्स, ये सिर्फ हड्डियां खाता है। आप यूट्यूब के ऊपर अगर इसकी कलाबाजियां देखेंगे तो ये क्या करता है, कैराकेस में से बोन्स निकाल करके, या जो कैराकेस में बोन शेष रिमेनिंग रह जाती हैं स्केलेटन में, उन बोन्स को लेकर के स्काई में जाता है और ऊपर से गिराता है, जिसकी वजह से बोन टूट जाती है। और उस बोन के अंदर अगर बोन मेरो प्रेजेंट होता है या फिर जो रॉ बोन होती है उस रॉ बोन को खाता है ये। तो हम सोच सकते हैं कि कितना जबरदस्त स्कैवेंजर है ये। ओके, so this was our 7th question. The next 8th question is related to a conservation, that is a part of in situ conservation, which was related to the vulture restaurant. So your question was, the India's first vulture restaurant is situated at in Murud, Maharashtra, Bengaluru, Karnataka, Bhagalpur, Bihar, and Dharmanagar, Tripura. Okay, so your answer is Murud, Maharashtra. I have just described here. मैं थोड़ा सा ये जो फोटोग्राफ्स हैं इनके बारे में बता दूं। एक्चुअली कि एक एरिया को सराउंड किया गया या किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 650 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को सराउंड कर दिया। बीच में एक प्लेटफॉर्म बना दिया जहां पर की पूरी सिटी से ला करके जो भी कैराकेस हैं वो कैराकेस डंप किए जाते हैं। कोई भी एनिमल अगर कहीं मर गया तो उसको सिर्फ और सिर्फ इसी जगह ला करके डंप किया जाए, ताकि जहां भी वल्चर्स हों वो वल्चर्स इनको तलाशते हुए यहाँ पर आए और डेली उनको फीड अवेलेबल हो जाए। सो इट इज अ वंडरफुल अप्रोच टू कंजर्व दिस मैग्निफिसेंट स्पीशीज। ओके, ऐसा ही एक वल्चर रेस्टोरेंट हमारे राजस्थान के बीकानेर में भी है, विच इज नोन एज जोड़बीर। जोड़बीर इज एक्चुअली अ क्लोज्ड एरिया, क्लोज्ड इन द सेंस कि हंटिंग प्रोहिबिटेड एरिया है, जहां पर की पूरी सिटी में जो भी कैटल्स या जो भी एनिमल मरते हैं उनके कैराकेस को ला करके डंप किया जाता है। और अगर आप विंटर सीजन्स में जाएंगे, मेरे को एक बार
2 बार मौका मिला है जोड़बीर विजिट करने का, अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं होता, 10,000 वल्चर, प्रोबेबली 10,000 वल्चर्स आपको एट अ टाइम वहां पर देखने को मिलेंगे। जैसे ही कोई कैरा केस वहां पर आकर के रखा जाता है, वैसे ही वल्चर्स उसके ऊपर ऐसे गिरते हैं जैसे कि भूखे शेर की तरह, और कुछ सेकंड्स के अंदर उस कैरा केस को क्लीन आउट कर देते हैं वहां से। ओके, तो इस तरह के वल्चर रेस्टोरेंट्स हर जगह होने चाहिए। तो ये अपने पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वल्चर रेस्टोरेंट का। Actually, the main reason of vulture of this restaurant is vulture can eat almost anything. It is that they have the lowest gastric pH. Okay, ये हमारी बात है ही सही. So the vulture on this behalf, the vulture restaurant actually is a site where the carcasses is deposited for the endangered vulture. Vulture restaurant can also be called as feeding site simply, or feeding schemes, and the vulture safe zones. The first vulture restaurant was built in the South Africa in 1966, और उसके बाद में कई सारी कंट्रीज हैं जैसे कि नेपाल है, इंडिया, कंबोडिया, साउथ अफ्रीका एंड स्पेन एटसेट्रा, इन जगहों पर भी वल्चर रेस्टोरेंट्स एस्टेब्लिश किए गए। ओके, सो द फर्स्ट वल्चर रेस्टोरेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन साउथ अफ्रीका 1966। तो हम सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ पर अभी बहुत गिनती के वल्चर रेस्टोरेंट्स हैं, सो वी आर वेरी मच ऑन बैक फुट। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 9, that was a choose a right option showing the following parts on the various parts of the body of the vulture। आपको कुछ पार्ट्स के नाम दिए गए जैसे कि आई पैच, एलुला एंड टॉर्सस, और ये आइडेंटिफाई करना था कौन से को ये नाम दिया जाता है। तो एक वल्चर के अलग अलग बॉडी पार्ट्स के नाम दिए गए। तो व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं सेरे क्या होता है। तो सेरे जो इसकी बीक होती है, इसकी बीक के जस्ट पीछे वाला जो सॉलिड पार्ट होता है दैट इज नोन एज सेरे। ओके, जो कि एक तरह से इसकी स्कल को और बीक को जोड़ने का काम करता है। फिर उसके बाद में आता है आई पैच। आई पैच जैसा कि आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड वाले फोटो में कि चेस्ट के ऊपर 2 मार्क्स बने हुए हैं, 2 सर्कुलर या ओवल शेप्ड मार्क्स बने हुए हैं, हम बोलते हैं आई पैचेस या फिर पैचेस या ब्लशेस। फिर आता है एलुला। एलुला इज जस्ट अ पार्ट ऑफ, अगर हम पूरे विंग की स्ट्रक्चर तो जैसा कि होंगे कर्सर के थ्रू, जस्ट अ मिनट मैं पॉइंटर का यूज कर लेता हूँ। ओके, तो जैसे कि अपने पास पूरा का पूरा विंग है, इस विंग में जो लास्ट फीदर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं प्राइमरीज। इसके बाद में ये जो प्राइमरीज हैं एक्चुअली इनकी जो शेप है ये बिल्कुल एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं उनकी होती है, कि जब एरोप्लेन लैंड करने वाला होता है जो उसके विंग्स है वो नीचे की तरफ टिल्ट, बिल्कुल उसी तरह से जो प्राइमरी है वो प्राइमरीज वल्चर्स मूव करने में बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास हुआ प्राइमरीज। फिर सेकेंडरीज जो हैं वो प्राइमरीज के ठीक पीछे होते हैं, और इन सेकेंडरीज और प्राइमरीज के ज्वाइनिंग पॉइंट पर जैसे कि हमारा थंब होता है, अंगूठा, उस अंगूठे की तरह बिल्कुल एक हल्का सा पार्ट जो है बाहर निकला हुआ होता है दैट इज नोन एज एला। और सबसे नीचे की तरफ होता है टॉर्सस। देख सकते हैं आप, ये सबसे लोअर फोटोग्राफ इसमें की हाथ में है, रिसर्चर के हाथ में है। तो जो पीछे वाला पार्ट होता है जस्ट बिलो, जस्ट अबोव द नी, उसको हम बोलते हैं टॉर्सस। इसके बाद में जो उसकी डिट्स होती हैं, उंगलियां, उसको बोलते हैं टो, और जो आगे के जो नेल्स होते हैं दैट इज नोन एज टैलेंस। सो योर राइट आंसर वाज your right answer was beak, chest, wing, and leg. Okay. Then on the 10th question, maximum flight height recorded for a Ruppel's Griffon vulture. Ruppel's Griffon जो कि अफ्रीकन स्पीशीज है, काफी जाइंट वल्चर होता है ये,
37,000 फीट की हाइट इसको रिपोर्ट किया गया है। ये वो हाइट है जिस पर कि सुपरसोनिक प्लेन्स उड़ते हैं। कई हंड्रेड्स ऑफ मीटर की हाइट के ऊपर ये वल्चर फ्लाइट लेता है, जो कि इसके फ्लाइट एडेप्टेशन को रिप्रेजेंट करता है। सो द रपल्स ग्रिफन वल्चर इज द हाईएस्ट फ्लाइंग बर्ड in the world. Next, your question number 12. The question number 12 was belonging to condor. Okay, your question was, sorry, एक क्वेश्चन रह गया बीच में, उसको भी डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। Which vulture has the biggest wing spans? So your answer is Andean condor. Okay, Andean condors. What is Andean condor? ये भी अपने आप में बहुत ही magnificent kind of vulture है। Actually, the Andean condor is a South American bird that belongs to the New World vulture, and it is the only living member of the genus vulture in America, particularly. Although its number are drawing in the country, and the Andean condor is actually the national animal of Colombia. Okay, this is the national bird of Colombia. The wingspan is over 3 meter. 10 feet का wingspan होता है इसका, and it is considered the largest flying bird in the world. Fully grown adult इसका जो होता है उसका जो weight है 15 किलोग्राम तक का हो सकता है, और इसकी जो height है वो 1.2 मिलीमीटर तक की हो सकती है। सो पूरे वर्ल्ड में ये एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट रैप्टर कंसिडर किया जाना चाहिए और किया जाता है। देन योर 11th क्वेश्चन, जो कि अभी मिस हो गया था अपने से। सो योर 11th क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन फ्लैज। दिस एक्चुअली फ्लैज किसी भी टर्म एक्चुअली इज नॉट या होल सोल फॉर द वल्चर्स। किसी भी बर्ड का जो चिक है जो अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेता है, ओके, किसी भी बर्ड का चिक जब अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेता है तो उसी को अपन बोलते हैं फ्लैज, और फर्स्ट फ्लाइट लेने वाले इस चिक को हम बोलते हैं फ्लैजलिंग। सो द फ्लैजिंग इज द स्टेज इन अ फ्लाइंग एनिमल्स लाइफ बिटवीन हैचरी होते हैं, और जो वल्चर के चिक्स को कंपैरेटिवली लाइट वेट होते हैं, इस वजह से वो इजीली फ्लाइट ले लेते हैं और उनकी बॉडी के ऊपर पूरी तरह से फीदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो फ्लेज इज द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ अ चिक। जैसा कि सेकंड जो राइट हैंड साइड वाला फोटोग्राफ है, इसके अंदर आप देख सकते हो सिनेरियस वल्चर का एक पेयर है, अपने नेस्ट के अंदर बैठा हुआ है, और इसका जो चिक है वो यहीं से ही फ्लाइट लेगा। और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला फोटोग्राफ है, इसके अंदर एक चिक का फोटो दिख रहा है आपको, जिसने अपने विंग्स पूरे स्प्रेड किए हुए हैं और ही इज रेडी टू फ्लाई। एंड योर क्वेश्चन 13 was based on the process of cooling of the body. So the process through which vulture keep their body cool, this was your question, and the answer is eurohydrosis. It is a brilliant adaptation of the vulture, जिसमें कि वल्चर अपनी बॉडी को कूल करता है। एक्चुअली यूरोहाइड्रोसिस इज द हैबिट ऑफ सम बर्ड्स टू defecate onto the scaly portion of the legs as a cooling mechanism. आप जब भी वल्चर को ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे वल्चर्स अपने पैरों के ऊपर जो अभी अपन बीट कर देते हैं, दे ड्रॉप देयर फीकल मैटर ऑन देयर लेग्स, जिससे फायदा क्या होता है, उसमें से होता है इवेपोरेशन। ओके, बिकॉज ऑफ इसका फीकल मैटर है तो लिक्विड तो 100% थोड़ा बहुत होगा ही सही, है ना। तो जब भी उसमें से इवेपोरेशन होता है उसकी वजह से उसके जो लेग्स हैं वो कूल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं यूरोहाइड्रोसिस। सेवरल स्पीशीज ऑफ द स्टॉर्क्स एंड वल्चर्स एग्जिबिट दिस बिहेवियर। Birds dropping consist of feces and urines which are excreted together through the cloaca. The term is also used to describe the analogous behavior of seals. जो ओशियंस के अंदर सील्स मिलती हैं उनमें भी सेम यही बिहेवियर मिलता है, जिसके थ्रू वो एट द टाइम ऑफ बास्किंग, आपने नेशनल ज्योग्राफी डिस्कवरी में देखा होगा, एट द टाइम ऑफ बास्किंग दे जनरली urinate
ऑन दियर हाइंड फ्लीपर्स, जो उनके पीछे वाले फ्लीपर्स होते हैं उनके ऊपर वो यूरिनेट कर देती हैं। तो इसको कई जगह पर स्वेटिंग भी बोला जाता है। ओके, तो यूरोहाइड्रोसिस एक्चुअली इज द टर्म और इज द मैकेनिज्म टू कीप कूल द बॉडी ऑफ द vultures बाय द यूरिनेशन और defecation. Your question number 14 was the horaltic pose. ये एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन की फॉर्म में भी कंसीडर किया गया था। इस पर आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा कि जो हॉराल्टिक पोज है इसमें आपके कुछ ऑप्शन, ये पोज कब दिया जाता है, अर्ली मॉर्निंग दिया जाता है, लेट मॉर्निंग दिया जाता है, या फिर ये नून में दिया जाता है या इवनिंग में दिया जाता है। ओके, सो इट इज अ वंडरफुल अडेप्टेशन ऑफ अ वल्चर, जिसमें कि अ वल्चर आर ऑफन सीन स्टैंडिंग इन अ स्प्रेडेड विंग स्टैंड्स। जब वल्चर अपने पंख को फैलाए हुए, जैसा कि आपको फोटोग्राफ में दिख रहा है, इट इज अ फोटोग्राफ ऑफ ग्रिफन, जिसमें कि वल्चर अपने पूरे विंग्स को स्प्रेड किए हुए खड़ा हुआ है, इसी को अपन हॉराल्टिक पोज बोलते हैं। और इस पोज से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं वल्चर्स को। ओके, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, जैसे कि उनके विंग्स इसकी वजह से सूख जाते हैं, बॉडी को गर्मी मिलती है, और जो बैक्टीरिया बॉडी के ऊपर हैं वो उस गर्मी की वजह से खत्म हो जाते हैं। अब कंट्रोवर्सी कहाँ पर आई थी कि मुझसे ये पूछा गया कि ये जो हॉराल्टिक पोज है ये मॉर्निंग में ही थोड़ी दिया जाता है, वल्चर्स तो कई बार ऐसा करते हुए देखे गए, लेकिन ऑफ कोर्स वल्चर्स दिन में कई बार इस तरह के पोजेस देते हैं, लेकिन मॉर्निंग टाइम में जो इस तरह का पोज होता है वो पर्टिकुलरली अपोजिट टू द सन होता है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट फोटोग्राफ में, ये अमेरिकन कॉन्डोर्स हैं जो कि सूर्य यानी सन की तरफ अपना बैक करके बैठे हुए हैं और विंग्स स्प्रेड करके बैठे हुए हैं। इसी तरह से जो राइट हैंड साइड वाला ग्रिफन का पोज है, फोटोग्राफ है, इसमें भी आपको सेम ही कंडीशन दिख रही है कि पीछे की तरफ सोलर है। क्यों? बिकॉज ऑफ सूर्य की जो गर्मी है, जो थर्मल्स हैं, उस थर्मल की वजह से जो इनका विंग्स हैं, क्योंकि अपन जानते हैं कि अर्ली मॉर्निंग या पूरी रात में जो ड्यू गिरती है, जो ओस गिरती है, उसकी वजह से इनके विंग्स गीले हो जाते हैं। और वल्चर्स की जो बॉडी वेट है वो 10 किलोग्राम, 12 किलोग्राम और इवन 15 किलोग्राम तक होता है। तो इस हैवी बॉडी और उसके ऊपर भी वेट विंग्स यानी गीले विंग्स को लेकर के वल्चर्स के लिए उड़ पाना इम्पॉसिबल है। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से जो सोलर्स हैं उन सोलर्स के थ्रू विंग्स को ड्राई कर लिया जाता है और आराम से ये उस थर्मल का यूज कर लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो हॉराल्टिक पोज है एक्चुअल में अर्ली मॉर्निंग में दिया जाने वाला एक या एक अर्ली मॉर्निंग में यूज किया जाने वाला एक गेस्चर है, एक पोस्चर है वल्चर्स के थ्रू, जो कि एक अडेप्टेशन का तरीका है। एंड द लास्ट क्वेश्चन वाज वल्चर टर्म। एक्चुअली इट शुड बी द फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम वल्चर्स के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि वल्चर टर्म आई कहाँ से। तो उसके अंदर मैंने कुछ लेटिन वर्ड्स लिखे थे, जिसमें आपके ऑप्शन था वेलेर। जो वेलेर एक्चुअल में इट इज अ लेटिन, इट इज अ वर्ड, इट इज अ टर्म फॉर लेटिन लैंग्वेज, जिसका मीनिंग होता है एनी ऑफ द सेवरल कैरन ईटिंग बर्ड्स ऑफ द फैमिली एसिपिटेरिडी एंड कैथरिटिडी। जो एसिपिटेरिडी है एक्चुअली इसके अंदर वल्चर्स को इंक्लूड किया जाता है। तो जो भी मीट ईटिंग या जो कैराकेस ईटिंग या जो डेड बॉडी ईटिंग या फ्लैश ईटिंग जो बर्ड्स होती हैं, स्कैवेंजर्स कहते हैं, उनके लिए लेटिन लैंग्वेज में जो टर्म यूज की जाती है वो होती है वेलेर, और उसी वेलेर से इस वल्चर टर्म का ओरिजिन हुआ है। सो दिस वाज योर की ऑफ द क्वेश्चंस, और आई होप आप लोगों में से बहुतों ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया भी होगा, राइट भी किया होगा, और शायद ये जो डिस्कशन रहा होगा आप लोगों के लिए लिटिल अ बिट इम्पोर्टेंट होगा। और मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ भाई, कि मैक्सिमम ऑफ यू आर स्टूडेंट्स। Myself is Hemraj